गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण। अब भू उपयोग में वर्गीकरण देखोगे तो 5 हम कर चुके थे। छठा जो है वो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है? वो भूमि जो पिछले 5 सालों से कृषि में इस्तेमाल ही नहीं की गई, मतलब कृषि रहित रही। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखोगे, इस संवर्ग में उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है, उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है इस संवर्ग में उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक कृषि नहीं हुई, अर्थात वह भूमि कृषि रहित रही। अर्थात वह भूमि कृषि रहित रही। अब हम डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें पता है भौगोलिक स्थितियां बदलती नहीं, लेकिन जो भू राजस्व विभाग है उसमें जो भू उपयोग डाला जाता है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अब मतलब हम इस भूमि को भी बदल सकते हैं। इस भूमि पर उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर इस भूमि पर उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब आपको पता था कि आपके एरिया में ऐसी भूमि है जो कृषि जिसके ऊपर हुई ही नहीं, जैसे टिब्बे हो गए। अब मान लो उसकी मिट्टी उठवा ली गई, मान लो आपके पास टिब्बे थे, उन टिब्बों में से मिट्टी को उठवा लिया जाता है, अब टिब्बों से मिट्टी को उठवा दिया तो लगातार आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और फिर वो भूमि क्या हो जाएगी? कृषि योग्य भूमि बन जाएगी। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, टिब्बों से भूमि को उठा लिया गया और मिट्टी को उठवा लिया गया और उससे फिर वो भूमि क्या बन गई? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो थी वो कृषि योग्य भूमि बन गई। तो इस चीज को अच्छे से याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो 7वां है, जो टाइप है वो है वर्तमान प्रतिभूमि। अब वर्तमान प्रतिभूमि क्या है? जिस पर 1 वर्ष या उससे कम इस संवर्ग में वह भूमि आती है जिस पर 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए कृषि
नहीं की गई, नहीं की गई, ये बात याद रखें आप। एक वर्ष से अगर कम समय के लिए उसके ऊपर कृषि नहीं हुई तो उसे क्या बोला जाएगा, वर्तमान प्रतिभूमि। अब ठीक है, ध्यान रखें। और इस तरह की भूमि को क्यों छोड़ा जाता है, मान लो आप भूमि को क्यों छोड़ते हो, मान लो आप लगातार फसल बो रहे हो उसके ऊपर। अब लगातार फसल बोने के बाद क्या होता है, अब मान लो एक भूमि ए है, एक भूमि ए है और इसके ऊपर आप खेती कर रहे हो, खेती कर रहे हो, लेकिन इसकी उपजाऊ क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ क्षमता धीरे 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 कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, अब अगर की उपजाऊ क्षमता कम हो गई तो इसी के ऊपर आप इसको एक साल के लिए खाली छोड़ दोगे, एक साल के लिए खाली छोड़ दी जाएगी। तो उसके बाद दोबारा जब इस पर कृषि की जाएगी तो ये भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ। तो ये बात याद रखें आप कि वर्तमान प्रतिभूमि का क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसको एक वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उस पर खेती की जाती है। तो ये बात याद रखें, इसको आसानी से लिख लें, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि संवर्ग में वह भूमि आती है जिसे एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए कृषि नहीं की गई। ठीक है, और इस तरह की भूमि कैसी होती है, जिसे हम खाली छोड़ देते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसे हम एक वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखें, वर्तमान प्रतिभूमि मतलब प्रतिभूमि प्रतिभूमि वह भूमि होती है, वह भूमि होती है जिसे जिसे खाली छोड़ दिया जाता है, जिसे खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे जिसे एक वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ सके, ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ सके। ये बात याद रखें आप। ठीक है, ताकि इसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो सके, बढ़ सके, इसके लिए आप इसे क्या कर देते हो, खाली छोड़ देते हो। तो ये बात याद रखें आप, वर्तमान प्रतिभूमि। अब है पुरातन प्रतिभूमि। आठवां जो है वो है पुरातन प्रतिभूमि। अब इसे क्या है, पुरातन प्रतिभूमि, देखो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो गया, प्रतिभूमि हो गया और पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि क्या है, इस संवर्ग में वह भूमि आती है, इस संवर्ग में वह भूमि आती है जिस पर 5 वर्ष या उससे कम, या जिसे 5 वर्ष तक या उससे कम अवधि तक कृषि रहित रखा गया, जिसे 5 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, या उससे कम अवधि के लिए कृषि रहित रखा गया। तो अब ये भी बिल्कुल सिंपल है कि देखो, पुरातन प्रतिभूमि में क्या है, जो पिछले 5 सालों से खाली पड़ी है। प्रतिभूमि क्या है, जो पिछले 1 साल से खाली पड़ी है। और व्यर्थ भूमि क्या है, जो पिछले 5 सालों से भी अधिक वर्षों के लिए क्या है, खाली पड़ी है। तो ये तीनों बातें आप याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है व्यर्थ भूमि, एक व्यर्थ भूमि है, एक प्रतिभूमि है और एक है पुरातन प्रतिभूमि। व्यर्थ भूमि क्या होती है, 5
5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक कृषि रहित प्रतिभूमि, 1 वर्ष तक कृषि रहित, और पुरातन प्रतिभूमि 5 वर्ष से कम वर्षों के लिए, 5 वर्षों से कम अवधि के लिए कृषि रहित। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग में बना लें कि क्या चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो अब अगर ये देखो, अगर मैं सिंपल सा एक बात बताऊं कि किस तरीके से भू उपयोग में परिवर्तन आता है। मान लो इस भूमि के ऊपर आपने कृषि करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर भी आपने क्या कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर भी कृषि करना शुरू कर दिया। समय बीत गया और आपने इसके ऊपर कृषि करना शुरू किया, तो जैसे ही आप इन पे कृषि करना शुरू करोगे तो कृषि योग्य भूमि जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, कृषि योग्य भूमि जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो गया, भू उपयोग में परिवर्तन। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कंसेप्ट दिमाग में बना लें कि किस तरीके से भू उपयोग में परिवर्तन आता है। तो इस हिसाब से भू उपयोग में परिवर्तन आता है। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि कृषि योग्य भूमि बढ़ गई, तो आप ये कहोगे कि भू उपयोग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। भू उपयोग में परिवर्तन आ गया। ठीक है, और लास्ट जो है 9 वो है निवल बोया गया क्षेत्र। वह भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र या वह भूमि जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस पर आपने क्या की, फसलें बो दी और काट दी, उसे क्या कहा जाता है, निवल बोया गया क्षेत्र। तो ये टॉपिक तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल था, पिछला ही टॉपिक था जो स्टार्ट से चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, और उसको भी आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, उसके नोट्स आप खुद बना लेना, मैं समझा देता हूँ उसको कि किस तरीके से है। अब है भू उपयोग में परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है भू उपयोग में परिवर्तन। अब आपने पढ़ लिया कि भू उपयोग का वर्गीकरण क्या है, अब आपको करना है कि भू उपयोग में परिवर्तन। देखो, भू उपयोग में परिवर्तन जो है उसका आधार जो है वो है अर्थव्यवस्था के 3 कारण। भू उपयोग में या भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 कारण 3 कारण निम्नलिखित है। यह आप याद रखें, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 कारण या अर्थव्यवस्था के 3 कारण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। उसमें पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना, और तीसरा है कृषि कार्यों का अर्थव्यवस्था में योगदान। तो आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लें कि आपके पास 3 कारण हैं। ठीक है, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें भू उपयोग की परिवर्तन वाली बात भी आ गई,
या भूउपयोग को परिवर्तन या भूउपयोग में परिवर्तन करने वाले 3 कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है अर्थव्यवस्था का आकार। अब हम इसको करेंगे कि अर्थव्यवस्था का आकार क्या है और क्या नहीं है। अच्छे से आप पढ़ोगे इसको। अर्थव्यवस्था का आकार मैं समझा देता हूं, इस चीज को आप लिख लेना। अर्थव्यवस्था का आकार, इसी को समझेंगे की पॉइंट से। की पॉइंट जो है अर्थव्यवस्था का आकार, देखो क्या होता है। अब आपको पता है समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है, समय के साथ क्या बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है, आय स्तर बढ़ता है, आय स्तर बढ़ता है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है। इससे इन कारणों से अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आय स्तर बढ़ता है, तो क्या होता है। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझें। मान लो हरियाणा है। अब हरियाणा में कृषि योग्य जो भूमि थी वो थी 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स में वृद्धि हो गई। तो क्या हुआ, अब इस भूमि के ऊपर सिंपल सा एग्जांपल लूं कि लोग क्या करते हैं, अपने जो जमीन है उसको बेच देते हैं और जमीन बेचते हैं और इसके ऊपर क्या बनाई जाती हैं? बिल्डिंग्स। क्या बनाई जाती हैं? बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं लोगों को रहने के लिए। अब एक बात बताओ, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जो था वो किस लिए था? कृषि करने के लिए। लेकिन अब उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई और क्षेत्र रह गया मान लो 18 लाख। अब इससे क्या हुआ? भू उपयोग में परिवर्तन आ गया। ये जो भू उपयोग में परिवर्तन वाली बात है वो इसी के कारण आया। तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है उसमें यही 3 पॉइंट आप लिखोगे कि अर्थव्यवस्था के आकार में क्या है, समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है, आय स्तर बढ़ता है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसके कारण अर्थव्यवस्था का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, जमीन बेचने लग गए लोग, बिल्डिंग्स बनने लग गई, 18 लाख हो गया, तो इससे भू उपयोग में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो ये बात याद रखें बिल्कुल अच्छे से। तो इसके चलते नोट डाल के क्या है कि सीमांत भूमि का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। नोट डालोगे तो क्या होगा? इसके कारण सीमांत भूमि का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो यह बात याद रखें। तो नोट डाल के इंपॉर्टेंट डाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था की संरचना। वो भी कहीं ना कहीं ये 2 ही पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, बाकी फिर कल। ठीक है, तो आप इसको इतना जरूर बना लें कि अब क्या है आपके पास? अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना। अब अगर आप अर्थव्यवस्था की संरचना देखते हो तो वो भी क्या होती है? बदलती है। अर्थव्यवस्था की संरचना जो है वो किस पर निर्भर करती है? वो याद रखोगे कि 3 क्षेत्र हैं हमारे पास। अर्थव्यवस्था की संरचना में वृद्धि का कारण है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का बढ़ना। अब इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लो। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है? संरचना जो है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। वो 3 चीज हैं प्राथमिक क्षेत्र,
द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही थी, तो लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जो दबाव है वो कम होने लगता है, और धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो है विनिर्माण क्षेत्र और विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र क्या होने शुरू हो जाते हैं, वृद्धि होने लग जाती है। अब इसमें वृद्धि होती है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का बढ़ना, अर्थव्यवस्था की संरचना में वृद्धि का कारण यही है, तृतीय क्षेत्र का बढ़ना। तो अगर अर्थव्यवस्था की संरचना बढ़ती है तो इससे कृषि योग्य भूमि घट जाती है और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में इजाफा हो जाता है। तो इस चीज को याद रखें आप कि किस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना भी क्या होती है, बदलती है। तो इन दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर लें। तीसरा पॉइंट भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद करें कि भू उपयोग में परिवर्तन किन कारणों से होता है। पहला कारण था अर्थव्यवस्था का आकार और दूसरा कारण था अर्थव्यवस्था की संरचना। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर लें इसे, ठीक है।